हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैक्सॉन ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में एंड हमने लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। लाइट रिएक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम आगे आज के इसका प्रोसेस करेंगे। एक हल्का सा क्विक आपको रिकैप दे देती हूँ कि जैसे देखिए हम लाइफ प्रोसेस के अंदर प्लांट्स के न्यूट्रिशन पे थे एंड प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने जो कहा कि फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स में वो 2 रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो होती है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। और इसके अंदर हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन के दौरान, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है देखें, इनमें लाइट रिएक्शन के दौरान जो है वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करके, ठीक है, लाइट रिएक्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, देखिए लाइट रिएक्शन के दौरान जो है वो क्या किया गया था कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्प्शन हुआ था एंड सनलाइट एब्जॉर्ब करके जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन किया गया था, जिसे हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से समझा था। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब हुआ तो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड देन साथ साथ में कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ था। तो हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें तो हमने वाटर से फ्री किया था, रिलीज़ किया था एंड साथ साथ में ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गई थी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हमने जैसे ही H2O को तोड़ा, यहाँ रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे ही हमने H2O को तोड़ा था सनलाइट की मदद से, ठीक है, तो यहाँ पर 2H++2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ हुए थे एंड साथ साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ हुई थी। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ दी O2 रिलीज इनटू दी एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन रिलीज हुई। ऐसे करते करते जो है वो खूब सारा वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड देन आगे जा करके हम प्रोसीड हो जाएगी कंप्लीट लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया था, ये जो हाइड्रोजन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन हमने एक रिसेप्टर के अंदर जोड़ दिए थे और उस रिसेप्टर का नाम है NADP। ठीक है, NADP+। ये जो NADP है, NADP जो है जिसे हमने NADPH में कन्वर्ट किया था। ठीक है, NADPH के अंदर हमने मतलब NADP+ में हमने 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने NADPH.H, NADPH2 या NADPH.H आप लिख सकते हैं। इसको .H इसलिए लिखते हैं बिकॉज क्या होता है कि ये एक बार में पहले एक हाइड्रोजन को अपने साथ में जोड़ता है, तो ये बन गया एंड देन जो सेकंड वन होता है देन उसको बाद में अलग से जोड़ेगा। ठीक है, एक ही फॉस्फेट से जुड़ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर NADP+ जो है ये कन्वर्ट हो गया था NADPH2 में। ठीक है, जिसे हमने कहा रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, अपचायक ऊर्जा का नाम दिया था हमने इसे। आप देखिए स्टूडेंट, ये जो अपचायक ऊर्जा थी इसी के साथ साथ में एक फॉर्मेशन हुआ था ATP का। ठीक है, ATP का भी फॉर्मेशन हुआ था। ATP जो होती है ये बनती है ADP+, यही बता देती हूँ मैं आपको, ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने जुड़कर ये इसी रिएक्शन के अंदर बनाया था ATP। ठीक है, जिसे हमने कहा था एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर, स्वांगीकरण ऊर्जा हम इसे बोलते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण ऊर्जा। अब देखो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि यहाँ तक ये जो है हमने कहा था ये जो दोनों पावर्स का फॉर्मेशन है ये हमारा 3rd स्टेप हो गया था कि फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर एंड एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, देन लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। सो लाइट रिएक्शन का रिजल्ट हमको क्या क्या मिला, इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर हम रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो हमें एक तो मिली है रिड्यूसिंग पावर यानी NADPH.H। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो आगे जाकर CO2 के अंदर ये जो हाइड्रोजन्स हैं इन हाइड्रोजन्स को CO2 में ऐड करवा देंगी एंड CO2 से फूड का फॉर्मेशन कर लेंगी। ठीक है, यानी CO2 के रिडक्शन के अंदर जो है वो NADPH.H जो है ये काम में आने वाला है, ये रिड्यूस करेगा CO2 को।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेगा और भोजन में परिवर्तित करेगा, उसको फूड में कन्वर्ट करेगा। तो इसी वजह से ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर है, जिसका यूज़ हम करेंगे आगे डार्क रिएक्शन के अंदर, लाइट रिएक्शन में इतना ही है। एंड देन उसके बाद में हमें मिली एसिमिलेटरी पावर। ये जो एसिमिलेटरी पावर है, स्वांगीकरण ऊर्जा, जिसे हम ATP बोलते हैं, ये क्या करेगी कि जब भी कभी ये हाइड्रोजन आयंस जब CO2 के अंदर जुड़ रहे होंगे, CO2 के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, तो उस बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी देनी होगी, ठीक है, उसका काम जो है वो ATP करेंगे। एंड फर्दर एक और काम होगा ATP का, वो अपन देखेंगे। तो CO2 एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनाने का काम है, ठीक है, बॉन्ड बनाने का काम है, वो होगा ATP का। और ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि ATP एसिमिलेटरी पावर है, बिकॉज ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो NADPH एंड ATP, इसका फॉर्मेशन हो गया था। अब इन दोनों का यूज़ हम करने वाले हैं डार्क रिएक्शन में, जब CO2 वगैरह आएगी तब, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, NADPH एंड ATP की फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं अपन यहाँ पे, क्या है इनकी फुल फॉर्म। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 10th क्लास की अगर NCERT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सिलेबस में इतना ज़्यादा दिया गया नहीं है, लेकिन अगर आप 10th से ही प्रिपरेशन रखेंगे अपनी, तो आपको फर्दर क्लासेस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो पूरे मन के साथ में इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए NADP की फुल फॉर्म जो होता है, हाइड्रोजन को हटा दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन तो इसके साथ टेम्परेरी जुड़ा हुआ है, आगे जाके तो हाइड्रोजन हटने वाला ही है। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, ठीक है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट। एंड ATP जो है ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमारी जो बॉडी की या हमारी सेल की जो एनर्जी करेंसी है ना, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो है ATP। तो ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल या बॉडी बोल सकते हो आप, ठीक है। किसी भी एक सेल की एनर्जी करेंसी जो होती है वो ATP है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी करेंसी जो होती है, जो हमारे इतने काम में आती है, ठीक है ना, रुपीज़ वगैरह जो अपन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो करेंसी है उसको भी कोई ना कोई नाम तो दिया गया है, रुपीज़ में अपन यूज़ कर रहे हैं उसको। तो इसका मतलब है हमारी सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो इन दोनों का फॉर्मेशन जो है वो लाइट रिएक्शन में हो गया। आप देखें, अब अपन सबसे पहले यहाँ पर डार्क रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये लाइट रिएक्शन हो कहाँ पे रही है, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन जो है वो हो कहाँ पे रही है, मेरे कहने का मतलब कि जो फोटोलाइसिस है वो कहाँ पे हो रहा है, वाटर कहाँ पे टूट रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जिन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है ना, क्लोरोफिल जिन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, तो ये सनलाइट गिर कहाँ पे रही है, कहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पर ये रिएक्शंस हो रही है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। और आपको बता दूं मैं कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्या है नाम, क्लोरोप्लास्ट। उसी के अंदर ये सारा का सारा प्रोसीजर चल रहा है और NCERT ने इसी को दिया है, ठीक है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने कि कहाँ पर ये लाइट रिएक्शन जो है ये हो रही है। तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए स्टूडेंट, आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे
तो अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9th क्लास के हमारे लेक्चर फॉलो कर लीजिएगा। अभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो चल रही है इसी चैनल के ऊपर, तो आप उसको फॉलो करते रहिए, आपको सेल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखो क्या होता है कि एक प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें से जो 2 सेल ऑर्गेनेली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 सेल ऑर्गेनेली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो देखें, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में मदद करता है, ठीक है, मतलब मेन साइट है फोटोसिंथेसिस की। अब और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, श्वसन की प्रक्रिया में हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ये जस्ट अपोजिट प्रोसीजर है एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन शॉर्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड एनर्जी जो है वो हमें लगानी पड़ती है, ठीक है, एनर्जी जो है वो हमें लगानी पड़ती है, जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के अंदर अपोजिट होगा। जो मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई थी फोटोसिंथेसिस की, उसको पलट देना, इक्वेशन बन जाएगी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में जो फूड सेल के अंदर गया है वो फूड जो है वो अब ब्रेक डाउन होगा उसका विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी जो है इस प्रोसेस में प्रोड्यूस की जाएगी। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें हम सनलाइट की एनर्जी लगाते हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर जो है हम जो भी केमिकल था, जो भी फूड था, उसमें से एनर्जी को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो हमें गेन होएगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज ए एनर्जी गेनिंग प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस इज द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ओके, ये ध्यान रखना। तो दोनों अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली में, एंड रेस्पिरेशन की मेन साइट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसे तो साइटोप्लाज्म भी मदद करता है इसके अंदर रेस्पिरेशन में, सेल का साइटोप्लाज्म, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक मेन साइट है रेस्पिरेशन की, जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये अपने आएगा लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक रेस्पिरेशन ही है। सो आप जैसे ही फोटोसिंथेसिस खत्म करेंगे तो अपने आएंगे इसमें आगे टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट। तो मैं ये बात करती हूँ लीफ सेल, ठीक है, एक लीफ है, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का। देखो एक लीफ के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ लीफ सेल्स, मीजोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती है। तो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स यानी मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। मीजोफिल कोशिकाएं हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बोला जाता है इनको, ठीक है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, ठीक है। तो लीफ में यानी पर्ण में पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी कोशिका द्रव्य के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लीफ जो है ये तो प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है, प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है, कायिक भाग है। तो पादप का कायिक भाग हुआ तो वो है लीफ, ठीक है, एक लीफ है। फिर मीजोफिल सेल जो है, या अपने मीजोफिल टिश्यू भी बोल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि खूब सारे होते हैं, ठीक है। तो मीजोफिल सेल बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये उस पार्ट की, वेजिटेटिव पार्ट की एक सेल है केवल, और एक सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक सेल के अंदर, ठीक है, जो भी चीज़ें पाई जाती है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो सेल ऑर्गेनेली होती है। क्या होती है? सेल ऑर्गेनेली, यानी कि कोशिकांग होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है एंड बच्चे जो है वो बोल देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल है, एक कोशिका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात है कि जैसे मेरे घर में पहले जो है वो एक बच्चा था, अब तो वो बड़ा हो गया है, ठीक है, पहले छोटी क्लास में था, वो क्या बोलता था कि मैम जो प्लांट है, प्लांट के मैंने कहा पार्ट्स के नाम बताओ, तो वो कहता है रूट है, स्टेम होता है, लीफ होता है और उसमें क्लोरोफिल होता है। रूट है, स्टेम है, लीफ है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल को वो एज अ पार्ट कंसिडर कर रहा था,
जबकि बॉडी प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनके अंदर आप क्लोरोफिल को कैसे कंसिडर कर सकते हो? अब क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट होता है केवल, जो कलर देता है मात्र, ठीक है। तो ये क्लियर रखेगा कि सेल ऑर्गेनेली होता है एक क्लोरोप्लास्ट जो मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये क्लियर रखो आप, क्योंकि 10th क्लास के पर्पज से जो है ये कन्फ्यूजन हर बच्चे के दिमाग में रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है, कोशिकांग है, कोशिका के अंदर का भाग है, ठीक है, कोशिका के अंदर का भाग है, एक सेल ऑर्गेनेली है, वो खुद सेल नहीं है वो, ठीक है, ये क्लियर रखना। तो लीफ पार्ट में मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लोरोप्लास्ट ध्यान रखना, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान। जहाँ जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा इसका मतलब कि उस जगह पर जो है वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी आपने देखा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वगैरह वो सब कुछ यही होगा, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ओके। चलिए, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है जो कि ये फोटोसिंथेसिस की साइट बन गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, किसी भी देखो प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने कहा था लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो कम्प्लीटली सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेसिकली एक पिगमेंट है ना। अब बात आ जाएगी क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। तो क्लोरोप्लास्ट तो सेल ऑर्गेनेली है, एक कोशिकांग है, और उस कोशिकांग के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट जो प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये ध्यान रखना, वर्णक है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, इस वजह से ये ज़रूरी है। साथ साथ में इसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखें जो लाइट रिएक्शन है ना वो कम्प्लीटली क्लोरोफिल के ऊपर डिपेंड करती है, सनलाइट पे डिपेंड करती है। तो क्लोरोफिल होना तो लाइट रिएक्शन की हेल्पफुल है, ठीक है ना, लाइट रिएक्शन के लिए। और एंजाइम्स का होना इम्पॉर्टेंट है हमारे डार्क रिएक्शन में। जब आगे पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन तो उसमें आएगा, वहाँ हमें अलग अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होएगी, तो वो एंजाइम जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं अब अपन। आप देखिए स्टूडेंट, क्या है जो प्लांट की सेल होती है या हमारी सेल की बात कर लीजिए आप, ठीक है। प्लांट सेल या हमारी सेल में क्या होता है कि बहुत कम ऐसे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और उनमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जिनके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत अनयूजुअल थिंग है कि कोई सेल ऑर्गेनेली कोशिकांग अपना डीएनए रखेगा, ठीक है, बहुत अलग चीज़ है ये आपको थोड़ा सा सेल वाले चैप्टर को आप पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर तो वहाँ पे समझ में आएगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए जो है वो आप 9th क्लास वाला लेक्चर भी अटेंड करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दोहरी झिल्ली से संयुक्त एक संरचना है, जिसमें इसमें बाहर वाला तो होता है आउटर एनवेलप यानी बाहरी आवरण, और ये होता है इनर एनवेलप, ठीक है, इनर एनवेलप होता है। एंड साथ ही साथ में क्लोरोप्लास्ट के दोनों एनवेलप के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसको हम बोलते हैं पेरीप्लेस्टिडियल स्पेस, पेरीप्लेस्टिडियल स्पेस, ठीक है। सो पेरीप्लेस्टिडियल स्पेस जो होगा ये दोनों क्लोरोप्लास्ट की झिल्लियों के मध्य, उनकी मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट
एक स्पेस है, पेरिप्लेस्टिडियल स्पेस। अब देखिए क्या होता है कि जो इनर पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो इनर पार्ट होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फर्दर, ठीक है। एक तो वो पार्ट होता है जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाएगा और एक वो पार्ट होगा जहाँ पर एंजाइम्स होंगे फॉर द डार्क रिएक्शन, ओके। अब देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो इसका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मोस्टली जो इसका लिक्विड पार्ट होगा, ठीक है, मोस्टली जो इसका लिक्विड पार्ट होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वो पार्ट है जहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डार्क रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से डार्क रिएक्शन की जो साइट है वो है स्ट्रोमा। एंड सेकेंड वन इज द लेम्युलर पार्ट। देखें अब क्या है लेम्युलर पार्ट, यहाँ देखिएगा इसमें ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये लेम्युलर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लेम्युलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं एंड आपस में भी कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप दो तरीके की देख रहे हैं, एक तो स्ट्रोमा है एंड सेकेंड वन इज लेम्युलर पार्ट, ठीक है, लेम्युलर पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेम्युलर पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहा जाता है थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, ठीक है। ये कॉइन जैसी एक स्ट्रक्चर होती है थाइलेकॉइड। एंड ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है एक बंच बनाते हैं, ऐसा लगता है बंच ऑफ कॉइन है, इसे कहते हैं हम ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम। एंड खूब सारे ग्रेनम आप देख सकते हैं एक कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो ग्रेनम का ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज प्लूरल वर्ड जो होगा इसके लिए वो है ग्रेना, ठीक है ना, क्या होगा ये ग्रेना। तो प्लूरल जो वर्ड होता है इसके लिए वो आता है ग्रेना, ठीक है, ये क्लियर रखना। सो ग्रेनम वाला पार्ट जो है वो तो एक बंच ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है एंड ग्रेना इसका प्लूरल वर्ड हो गया, क्लियर है। चलिए आप देखें इनकी ये जो ग्रेना होते हैं ये बीच बीच में कुछ और लैमिलिस यानी कि एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। अब आप कहोगे इसमें स्ट्रोमा वर्ड क्यों यूज़ किया। सो आप देखिए ना कि ये जो ग्रेना वाला पार्ट है इसका ये जो लेम्युलर पार्ट है ना ये क्या कर रहा है, स्ट्रोमा को भी तो क्रॉस कर रहा है, प्रेजेंट तो एक्चुअल में स्ट्रोमा के थ्रू ही है। तो स्ट्रोमा लैमिली इसको कहा जाता है, इसको इंटरग्रेनल लैमिली भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसको एक नाम और दिया जाता है स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका एक और नाम है, इसे फ्रेट लैमिली भी कहते हैं। आप जो नाम याद करना चाहें कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटरग्रेनल लैमिली याद रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको पता रहेगा कि दो ग्रेनम के बीच में पाया जाता है, इस वजह से हम इसको इंटरग्रेनल लैमिली बोलते हैं, ठीक है। सो देखें बहुत ईजी सी चीज़ है, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ मैं ताकि जो मेन पार्ट आपको देखना है वही देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये सारी बात तो कर चुके। चलिए देखो भाई, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने कहा कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका स्ट्रोमा वाला पार्ट और एक होता है इसका लेम्युलर पार्ट, ठीक है। तो स्ट्रोमा पार्ट जो है उसके अंदर तो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, लिक्विड पार्ट होगा इसका, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। और साथ में इसका जो अगला पार्ट है वो है लेम्युलर पार्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा लेम्युलर। लेम्युलर पार्ट इज मेड अप ऑफ थाइलेकॉइड्स, लेम्युलर पार्ट इज मेड अप ऑफ थाइलेकॉइड्स। तो आप देख सकते हैं थाइलेकॉइड मैंने बता दिया आपको। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थाइलेकॉइड होते हैं और इसके साथ ही साथ में, ठीक है, ये जो एक थाइलेकॉइड है
और साथ साथ में ये जो फ्रेट लैमेली है या इंटरग्रेनल लैमेली है, ये सब कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, ठीक है। सो क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड इट, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड इट। तो थाइलेकोइड जो है ना, इसी के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा बेसिकली। अब जैसे मैं एक थाइलेकोइड के बारे में बताऊं तो ध्यान रखना कि एक थाइलेकोइड जो है ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। एक थाइलेकोइड जो है ये भी डबल मेम्ब्रेनस होगा और साथ ही साथ में बड़े मज़े की बात है, देखो एकदम पीक पॉइंट में अपन इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको क्लोरोफिल्स मिलेंगे, बहुत सारे क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। क्या मिलेंगे? बहुत सारे क्लोरोफिल्स जो हैं वो थाइलेकोइड की दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में मिलेंगे। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की बात चल रही है, ठीक है। और इसके बीच में आपको मिलेगा वाटर, ठीक है। तो आप सोचोगे बहुत सही है, क्लोरोफिल भी थाइलेकोइड के अंदर आ गया, वाटर भी वहीं आ गया, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो तो इसका मतलब है लाइट रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली थाइलेकोइड के अंदर ही होती है। स्ट्रोमा का लाइट रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। स्ट्रोमा पार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली डार्क रिएक्शन के लिए बना है, ठीक है, एंजाइमेटिक पार्ट। अब यहाँ देखना, ये हो गया कम्प्लीटली लाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो फोटोलाइसिस होगा, देन उसके बाद में क्लोरोफिल्स जो हैं, क्लोरोफिल यहीं से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोलाइसिस करवा देंगे। बहुत ईजी सी बात है। आप देखो फाइनली, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्ट्रोमा का ऐसा भी नहीं है कि ज़रा भी पार्टिसिपेशन ना हो। स्ट्रोमा में का पार्टिसिपेशन ऐसे है, जो लास्ट स्टेप बताया था ना मैंने, NADPH2 का फॉर्मेशन। सो NADPH2 एंड जो बनती है वो ध्यान रखना कि स्ट्रोमा में ही बनती है, ठीक है, बिकॉज NADP प्लस जो है वो स्ट्रोमा में पाया जाता है। तो होता क्या है कि इस थाइलेकोइड के अंदर से ना जब हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो और इलेक्ट्रॉन्स जो है थाइलेकोइड से निकल जाते हैं एंड देन फाइनली NADP के पास पहुंच जाते हैं और वो NADPH2 बना लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो थाइलेकोइड में होते हैं, देन बाहर निकल के NADP प्लस से जुड़ जाते हैं। तो NADPH2 का फॉर्मेशन स्ट्रोमा में हुआ। अब देखो स्ट्रोमा में इसलिए हुआ है इसका फॉर्मेशन बिकॉज क्योंकि देखो NADPH2 को यूज़ तो वहीं करना है ना जहाँ CO2 आने वाली है, और CO2 जो है वो स्ट्रोमा में ही आती है, ठीक है ना। CO2 जो है वो स्ट्रोमा में ही आती है, इसीलिए इसका यही फॉर्मेशन हुआ और NADP प्लस यहीं पाया जाता था। चलिए ये उतनी बात हो गई। अब अपन फाइनल बढ़ते हैं स्ट्रोमा के ऊपर। देखिए स्ट्रोमा पार्ट जो है इसमें ना केवल एंजाइम्स पाए जाते हैं बल्कि इसके अंदर पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट का DNA। क्लोरोप्लास्ट का जो है वो खुद का DNA होता है जिसको अपन प्लास्टिडियल DNA कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिडियल DNA कहते हैं। सो प्लास्टिडियल DNA इज प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा, ठीक है। साथ साथ में स्ट्रोमा के अंदर आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान रखना। देखिए राइबोसोम से रिलेटेड तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि राइबोसोम ऑलमोस्ट सभी सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो एक सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सो राइबोसोम बेसिकली जो है वो हर सेल ऑर्गेनेली के अंदर होंगे और यहाँ तो प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। क्यों ज़रूरत है ये थोड़ा सा डिटेल बात है, ठीक है ना, अभी नहीं करेंगे अपन इसको क्योंकि ये सेल वाली कहानी है, ठीक है ना। वही मैंने कहा 9th क्लास में पढ़ना पड़ता है इन चीज़ों को। सो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा समझ लो। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास में खुद का DNA पाया जाता है, प्लास्टिडियल DNA, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से। देखो एक सेल जो होती है कोशिका, उसके अंदर ना DNA केवल पाया जा सकता है केंद्रक के अंदर, उसके न्यूक्लियस में, और वो उस सेल का मेन DNA होता है, मेन DNA जो सभी फंक्शंस को करवाएगा, ठीक है, सभी सेल्स की फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मान लो कि ना किसी सेल ऑर्गेनेली को कुछ स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, कोई सेल ऑर्गेनेली है, कोई कोशिकांग है, उसको स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। जैसे देखो एक बात समझना, आज फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है कोई, ठीक है, वो तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को ही चाहिए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको लेके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी कोई स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होते हैं ना, तो खुद का स्पेसिफिक DNA भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जब कभी DNA होता है ना, तो DNA का एंजाइम फॉर्मेशन से एक बहुत ही अच्छा लिंक है।
है ना। जहाँ पे डीएनए होगा वही आगे जाकर एंजाइम्स को बनाने में पार्टिसिपेशन करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, उसका प्लास्टिडियल डीएनए सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स को इनडायरेक्टली बनाएगा और वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के होंगे। इसीलिए ध्यान रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा वो डबल मेम्ब्रेनस है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, वाई डबल मेम्ब्रेनस? सो बिकॉज दे कंटेन इट देयर ओन डीएनए एंड देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स फॉर द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो इसके पास है, इसीलिए इसके पास डबल मेम्ब्रेन भी और खुद का डीएनए भी है। डबल मेम्ब्रेन होगी अगर खुद का डीएनए होगा। न्यूक्लियस के बाहर भी तो डबल मेम्ब्रेन होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर खुद उसका डीएनए होता है, ठीक है ना। तो डबल मेम्ब्रेन का बहुत गहरा संबंध है डीएनए से, ठीक है, और डीएनए का संबंध है एंजाइम से, ठीक है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसी कंडीशन होती है। तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको अभी, ठीक है। इसको वापस से रिवाइंड करके इस लेक्चर को वापस से अच्छे से देखिएगा कि मैंने एक एक बात कहाँ कही है। डबल मेम्ब्रेन, डीएनए, एंजाइम, क्या लिंक है दोनों का, ठीक है। डीएनए से एंजाइम बनते हैं, डीएनए से इनडायरेक्टली आगे एंजाइम बनते हैं, एंड जिस डीएनए होगा तो उस स्ट्रक्चर के बाहर हमेशा डबल मेम्ब्रेनस होगी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। देखो स्ट्रोमा के अंदर जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है डार्क रिएक्शन के लिए, जिसका नाम है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। क्या नाम है उसका? रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आगे मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है, जब डार्क रिएक्शन शुरू करेंगे तो आप बताएंगे कि अब यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम आएगा। तो रूबिस्को एंजाइम जो होता है ये क्या करेगा कि डार्क रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। और साथ ही साथ में इस अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट एंजाइम जो है या सबसे अधिक पाया जाने वाला वो रूबिस्को एंजाइम ही है, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नाम से क्लियर है इसके, ठीक है। तो ये रूबिस्को एंजाइम होता है और ये हेल्प करेगा किसमें? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में, ठीक है, यानी फूड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट ये टॉपिक खत्म होता है आज हमारा क्लोरोप्लास्ट। आज सैटरडे है एंड आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मंडे को अपलोड होगा। सो आप जो है वो रेडी रहिएगा एंड तब तक जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं उनको आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो आज आपके लिए बहुत सारा कंटेंट रेडी हो चुका है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।